सुदर्शन अयंगार एक अध्यापक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो गांधी जी के जीवन और कार्य पे अध्ययन करते हैं। उनका जन्म चिकबल्लापुर, कर्नाटक में हुआ और उन्होंने पढ़ाई एमएस यूनिवर्सिटी वडोदरा में की। उन्होंने पीएचडी की है इकोनॉमिक्स में और एक ज़माने में वह तरुण शांति सेना में सक्रिय थे। वह गुजरात विद्यापीठ के वाइस चांसलर रह चुके हैं और बम्बई आईआईटी में डिस्टिंग्विश्ड चेयर प्रोफेसर ऑफ गांधीयन फिलॉसफी भी रह चुके हैं। इस समय वह धर्मपुर में रहते हैं और एक्शन रिसर्च इन कम्युनिटी हेल्थ एंड डेवलपमेंट संस्था में सक्रिय हैं। नमस्कार सुदर्शन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अहिंसा कॉन्वर्सेशंस में। बचपन की पहली याद क्या होगी आपकी अहिंसा के अनुभव या उसके विचार और असूल के बारे में? मुझे ऐसा तो कोई याद नहीं पड़ता, पर मूलतः जो है वो मेरे शिक्षा के संस्कारों से जुड़ा हुआ है। जिस जगह में मतलब मैं थोड़ा आत्मकथात्मक हो जाएगा, पर आप कह रही हैं कि ये मेरे बचपन की बात करनी है, तो हम लोग मूलतः जो है वो तमिल हैं, क्योंकि अयंगार जो है वो मूलतः तमिल होते हैं। और उसके बाद उसकी ब्रांच जो है वो मैसूर राज्य में चली गई होगी कभी, तो हम सब मैसूर अयंगार कहलाए। आर के नारायण, आर के लक्ष्मण, राजा रमन्ना, ये सब जो है वो उस अयंगार वाले कैटेगरी में। और जो अगर लोगों को पहचानना है तो हेमा मालिनी, मीनाक्षी शेषाद्री, कमल हासन। मैं उससे अपने सिर पे कलगी नहीं लगा रहा हूं, पर बता रहा हूं कि हम कहाँ से आ रहे हैं। वहां से फिर मेरे पिताजी, एक उनमें शायद भावना थी उस समय की, उस समय वो जब इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे डिप्लोमा के लिए, तब एक इंजीनियर आए थे जिन्होंने कहा कि देश का पुनर्निर्माण करना है। तो कांडला पोर्ट जो है वो बन रहा है, बंदरगाह कांडला का, क्योंकि कराची पार्टीशन में पाकिस्तान चला गया। तो आप लोग सब युवा लोग आइए और इस देश के नवनिर्माण में जुटिए। तो अपने परिवार के लोगों से थोड़ा भिन्न होकर के भी, विचार भिन्नता ला करके भी पिताजी जो हैं वो इतनी दूर, शुरुआत में तो हमारे रिश्तेदार ये समझते थे कि इनका लड़का पाकिस्तान चला गया है, क्योंकि कच्छ को पाकिस्तानी समझते थे। तो कांडला में आकर के बसना हुआ। तो हम लोगों का जन्म, तो माँ गई थी प्रसव के लिए जैसे जाती हैं अपने मैके, तो मेरा जन्म चिकबल्लापुर का है, कोलार जिले का। पर उसके बाद तो मैं पला बड़ा हूँ सब गांधीधाम कच्छ, जो पोर्ट कॉलोनी हमारी थी गोपालपुरी, गांधीधाम, आदिपुर, वहां मैं पला बड़ा हूँ। तो दो तीन बातें एक साथ हुई जो बचपन में नहीं पता चली, पर बाद बाद में इसकी असर हुई। एक तो ये था कि ये एक छोटा सा हिंदुस्तान था। कांडला पोर्ट में पूरा हिंदुस्तान आके बसा था। गांधीधाम सिंधियों के लिए रीसेटलमेंट के लिए बसा, तो हमारी स्ट्रीट लैंग्वेज हिंदी और सिंधी थी। हमारी स्कूल सिंधी के ट्रस्ट चलाए थे। मैत्री मंडल जो है, जिसके स्कूल में मैं पढ़ा, आदर्श महाविद्यालय में, शुरुआत में कंडला पोर्ट के भारतीय विद्या मंदिर में पढ़ा। अब ये नाम से ही आपको पता चलता जाएगा कि जो जो हमारी बचपन की जो यादें हैं वो सारी उस गांधी युग के एक एक्सटेंशन की तरह है। तो जो हमारे स्कूल चलाते थे, शिक्षक थे, मुझे याद है कि मैं पहली से पांचवी जहां तक पढ़ा, वहां भी सारे शिक्षक खादी पहनते थे, सिंध से आए थे, खादी पहनते थे। और आदर्श महाविद्यालय जहां मैंने 6 से 11 तक की पढ़ाई की, वहां भी खादी पहनने वाले शिक्षकों की संख्या बड़ी थी। और दादा दुखायल जो है वो मैत्री मंडल के प्रमुख थे, जिन्होंने जय जगत जो लिखा है वो हमारे दादा दुखायल हैं। तो वहां तक बात जाती है, तो अब आपको पता चल गया कि हमारे संस्कार, कोई गांधी का नाम ले जरूरी नहीं था। जरूर हम लोग मतलब 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 30 जनवरी, इन सबको तो बड़े भावपूर्वक जो है उस समय भावना के साथ साथ काम भी था। तो ये शिक्षा देना बच्चों को, ये भी एक नए भारत के लिए एक शिक्षा देना। और ये सारे जो है, ये सारी बातें शिक्षकों के साथ उनके वर्गखंड में आती थी। उनके लिए कोई नई बात नहीं थी, क्लास में समझाते थे हमको और अपनी कहानियां कहते थे। और मैं आपको बताऊं,
ऐसा अब मुझे तो एक बार जब मैं समझने लगा, 40-50 साल का, गांधी ने भी अपनी आत्मकथा 60 में लिखी, 59-60 में, तो मैं तो जब 50 का, अचानक एक दिन मुझे लगा कि मैं क्यों हिंदू मुस्लिम के झगड़े में जो है वो नहीं मानता, मैं क्यों कौमी नहीं हूं। तो मुझे ये समझ आया कि ये मेरी जो पूरी जमात थी शिक्षकों की, और मेरे आसपास के जो परिवार थे जिनके साथ मतलब दोस्ती हुई, उनके घर आना जाना हुआ, सिंधी लोगों के बीच उठना बैठना हुआ, उसमें से शायद ही किसी ने मुसलमानों के बारे में कोई खराब बात निकाली थी। मेरे सारे शिक्षकों ने, तो मुझे याद पड़ता है कभी ये कहा भी था क्लास में कि जो हो गया सो हो गया, इसमें ऐसी गलतियां इतिहास में होती हैं, पर हम इसका मतलब ये नहीं कि हम घृणा और द्वेष के साथ सारा जीवन जिएंगे। तो गांधी जो है वो प्रेम का संदेश लेकर के आया है। हम लोग लुट पिट करके आए हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, पर हम अपनी नई जिंदगी गांधी की सोच से ही शुरू करेंगे। ये अलग बात है कि अब कांडला कॉम्प्लेक्स का क्या हुआ, वो सबसे शायद अभी, क्योंकि कांडला सरकारी हो गया, कॉन्ट्रैक्टर आए, बहुत सारा मतलब भ्रष्टाचार अंदर जिस तरह से घुसा तो घुस गया, ये बात इस पर मैं नहीं जा रहा हूं, पर मेरी मूल जो बात थी, और इसीलिए बचपन, और दूसरी बात ये थी कि मैं हिंदी माध्यम से पढ़ा, क्योंकि उस समय मेरी माँ के पास, अब ये कहाँ से आया, तो माँ ने कहा कि अच्छा, बाकायदा दक्षिण भारत का परिवार था, तो इंग्लिश मीडियम तो बहुत नेचुरल चॉइस, एकदम प्राकृतिक तौर पे तो दक्षिण भारतीय कहेगा कि हाँ इसको इंग्लिश मीडियम में डालो। तो मेरी माँ ने निर्णय लिया कि नहीं, मेरे बच्चे राष्ट्रभाषा में पढ़े, क्योंकि उनको कन्नड़ा मैं सिखा दूंगी, मातृभाषा हमारी कन्नड़ हो गई, क्योंकि हम लोग मैसूर आएंगार हो गए। तो तमिल तो घर पर बोलते थे, तो हमारी जो है एक लैंग्वेज तमिल चलती थी, वैसे कन्नड़ा थी, और हिंदी हो गई हमारी राष्ट्रभाषा। पर राष्ट्रभाषा होते होते मेरा तो माध्यम की भाषा हो गई, इसलिए कभी कभी मुझे लगता है मेरी मातृभाषा हिंदी है। तो हिंदी में मैं सबसे अपने आप को आरामदायक महसूस करता हूँ बोलने में, मेरी सारी अभिव्यक्ति लिखने वगैरह में हिंदी में मैं ठीक हूँ। बाकी सारी भाषाएं बाद में मैंने सीखी हैं, इसीलिए ना लिखना ठीक से आता, पढ़ना आता है पर लिखना तो ठीक से अभी तक नहीं आता, और अंग्रेजी तो बहुत कमजोर। पर जो भी हो, पर उस समय जो साहित्य है, हिंदी साहित्य में गांधी युग की बहुत बड़ी असर थी। देखिए दोनों धाराएं थी। मैं मनमथनाथ गुप्त, यशपाल और ऐसे क्रांतिकारियों की रचना भी हम लोगों ने बचपन से कहानियों के स्वरूप में और बाद में उपन्यासों के स्वरूप में पढ़ी। और पंजाब और सिंध, इन सब के जो विभाजन की कहानियां हैं, मंटो से लेकर के सभी कहानियों का परिचय हुआ। पर साहित्य से परिचय लेते 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 प्रेमचंद और यशपाल और इन सभी लोगों ने जो है बाद में धीरे धीरे धीरे, और गांधीवादी साहित्यकारों ने गांधी विचार का एक बीज बो दिया, वो अंकुरित होता रहा, और वो प्रकट जो हुआ, उसका प्रकटीकरण जो है वो जाकर के जवानी में हुआ। पर उस समय तो जो है ये दोनों धाराएं बड़ी प्रभावित करती थी। गांधी अपने ओज से, व्यक्तित्व के ओज से, और चल पड़े दो डग जिधर, मतलब वो एक जो कविता है कि करोड़ों पैर उसके पीछे चल पड़े, ये सारी बातें बड़ी आह्लादक लगती थी कि ऐसा ऐसा कोई आदमी हो सकता है कि ऐसा हो, मतलब लाठी के सहारे चलता हो, और जो है इतने प्रेम से उसने ले लिया हो। तो ये सारी जो छवियां हैं, उन्होंने गहरी असर मेरे में रखी थी, और उम्र के हिसाब से और देशभक्ति के हिसाब से 26 जनवरी और 15 अगस्त को जब मतलब गीत बजते थे तो रोंगटे खड़े हो जाते थे। और मतलब जब बचपन था, जब लता जी ने जब गाया गीत ए मेरे वतन के लोगों, तो उस समय पर एक करुणा का भाव मुझे लगता है कि मेरे में से नहीं गया। इन सारी बातों में करुणा का जो भाव है वो कहीं जाकर के मेरे मन में बस गया, और बाद में चूंकि मेरे शिक्षकों ने भी यही प्रभाव छोड़ा था, किसी भी शिक्षक ने मुझे ये नहीं कहा कि मुसलमान गलत थे, उनको मारना चाहिए, उनसे द्वेष रखना चाहिए। जो प्रजा दुखी होकर के आई थी, उसका ये
ये मतलब ये उनका दर्शन देख करके, उनकी ये दृष्टि देख करके स्वाभाविक तौर पर जो है वो रुझान, झुकाव जो है वो अहिंसा में, मतलब हिंसा जो है वो जवाब नहीं है। शौर्य जरूर है, शूरवीरता को हमने कमजोर नहीं समझा, क्योंकि हमको इस देश की शूरवीरता जो है वो हमेशा ये प्रभावित करती रही। जब 10-10 ने एक को मारा, मतलब वो गीत जो है वो है मेरे वतन के लोगों वाला, और जितने भी ऐसे शौर्य गीत थे, उन शौर्य गीतों ने हमको कायर नहीं बनाया, अपनी शूरवीरता का पूरा ध्यान रहा। पर हमारे मन में कहीं ये बात थी कि समाज की जो प्रक्रिया है, समाज का जो निर्माण है और समाज का जो व्यवहार और निर्वाह है, वो तो अहिंसा से ही, प्रेम बल से ही हो सकता है, क्योंकि हमने इतना सारा प्रेम पाया, द्वेष का गुण नहीं आया। तो इसलिए मुझे लगता है कि मेरी और मैं अपनी माँ को इसलिए धन्यवाद दूंगा कि वो अगर अंग्रेजी माध्यम में डाल देती तो मैं, मेरी ये समझ है, मैं आपको अभी थोड़ा थोड़ा लंबा कर दूं, पर भाषा जो है वो संस्कृति का प्रतीक है, शब्द जो है वो संस्कृति के प्रतीक है। मैं अक्सर ये कहता हूं, मैं आपको बताऊं कि सिंधियों से मैं क्या सीखा हूं। तो सिंधी जो है वो आए तो थे सिंध से, और सिंध में जो है मुसलमान और हिंदी सभ्यता, संस्कृति, जिसको हम गंगा जमनी तहजीब कहते हैं ना, उसमें सिंध आ जाता है मेरे हिसाब से। वो तहजीब क्या है मैं आपको बताऊं। सिंधी जो है, जैसे हमको कभी चोट लगती है ना, कभी अचानक चोट लगती है ना, तो हम क्या कहते हैं, हे राम, ओ माँ, ओ राम कहते हैं ना। सिंधी बच्चे बूढ़े जिसको भी, मैं अपनी उस उम्र की बात करता हूँ, जब भी चोट लगती थी, अल्लाह। अब भाई ये ब्राह्मण सिंधी है, पर उसको जब अचानक चोट लगती है तो उसको याद कौन आ रहा है, अल्लाह। और अगर किसी बुढ़िया को मैंने कहीं उसकी मर्यादा का ध्यान न रखते हुए छू लिया या मैंने कुछ शरारत कर दी, तो सिंधी मेरी दादी जो है, लख मुआ तो के लानत दिया, वो लख लानत देती थी मुझे। अब ये बताओ कि लख लानत जो है वो कौन से हिंदू शास्त्र में आता है। तो ये जो तहजीब और संस्कृति का जो एका है, इसका दर्शन जो हमको हुआ है, उस दर्शन से प्रेम बल, ये प्रेम बल का जो है वो संदेश हमको बहुत बचपन से, जिस तरह मानो घुट्टी में पिला दिया गया हो, वैसे हम लोगों ने पी लिया और वो रहा। तो ये खैर हो सकता है कि आप ये कह सकते हैं कि अच्छा तो सभी लोग आपके दोस्त ऐसे हैं। मैंने कहा नहीं, अभी तो हमारे कई कट्टर दोस्त हैं, पर ये बाद में विचारों से लादे हुए हैं। बचपन में जो भाव जगत था, जो भावावरण था, वो भावावरण तो प्रेम का था। उसमें फिर हमने जो है, जो बुद्धि बुद्धि जो चलाई, तो हमने बुद्धि उस दिशा में नहीं गई। तो हमारा जो विवेक बना है, वो विवेक जो है वो हमारे भाव के करीब रहा, इसलिए इंसानियत जो है हमारे साथ रही। बहुत खूब। ये शौर्य और अहिंसा का जो रिश्ता है, इस पे मैं आपसे और सुनना चाहती हूँ, पर शायद अब पहले आप अपने तरुण शांति सेना के अनुभव बताइए कि एक तो बहुत सारे जो हमें देखने वाले साथी हैं, उनको मालूम नहीं होगा, तो आपको वो पूरा शुरू से बताना पड़ेगा, तरुण शांति सेना क्या थी हाँ और आप हाँ उसमें कैसे शामिल हुए और वो अनुभव आपके जीवन में क्या भूमिका निभाता रहा? मुझे लगता है शायद आज तक निभा रहा है। हाँ। नहीं तरुण, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया, क्योंकि मैंने कहा ना कि हम, मेरा जो रुझान था और रुझान से बाद में जब तरुणाई आई, तो उस तरुणाई में जो बात निकल करके आई वो ये थी कि मैं देश की सेवा करूंगा। तो मुझे जवान बनने का भी शौक था। तो मुझे लगता था कि मुझे देश के लिए, ये एक मतलब मन में भाव रहा। मतलब कॉलेज की पढ़ाई खत्म करके भी मुझे शॉर्ट सर्विस कमीशन में जाने का बड़ा मतलब था कि मैं पहुंच मतलब जाऊं एक आर्मी बार में। आर्मी में। मेरे मन में था कि मैं जाऊं, क्योंकि देश की रक्षा मुझे करनी है। पर सेवा जो है उसमें मूल भाव सेवा का था। मूल भाव था कि मैं देश की सेवा करूं। वो युद्ध से भी हो सकती है, युद्ध के बिना भी हो सकती है। मतलब मैं सेना में जाऊं या सेवक बनूं, तो समाज सेवक बनूं, तो दोनों में सेवा तो है ही। तो हुआ ऐसा कि ये सेवा की जो भावना थी, कुछ करना है, कुछ करना है, तो इसमें जो है वो चल रहा, मतलब ये उस समय, मतलब मैं कॉलेज में प्रवेश कर चुका था
और मेरा साहित्य हिंदी साहित्य मैं पढ़ता कॉलेज में अंग्रेजी माध्यम में पढ़ा, पर मैं जाकर के इकोनॉमिक्स कम पढ़ता था, लाइब्रेरी में जो है हिंदी साहित्य पढ़ता था। ये मेरा ऐसा रहा। और मैंने सारी इकोनॉमिक्स भी जो है वो थियरी वियरी से तो कम सीखी है, पर राग दरबारी से जो है मैंने ग्रामीण रूरल इकोनॉमिक्स पढ़ा है। तो अगर मैं किसी को समझा भी सकता हूँ कि ये क्यों कोर्स में लगना चाहिए, रूरल मैनेजमेंट, रूरल गवर्नेंस के कोर्स में भी लगा देना चाहिए, कि ऐसा व्यंग्य पढ़ करके समझ में आए कि क्या नहीं होना चाहिए कम से कम। नहीं, तो ये जो था तरुण शक्ति सेना वाला मुद्दा 1972 में हम लोगों का, जो कुछ लोगों का जुड़ा हुआ, शुरुआत तो पहले हो गई थी। शांति सेना जो है वो पहले बनाई थी, जिसके जयप्रकाश नारायण अध्यक्ष थे, और नारायण देसाई जो महादेव देसाई के पुत्र हैं वो उनके सेक्रेटरी थे शांति सेना के। और तब ये जो है चीन की लड़ाई के समय ये बात निकल करके आई कि युवाओं, और उस समय जो है वो अरुणाचल प्रदेश नहीं कहलाता था, नेफा कहलाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया। तो नेफा में जो वहां की स्थानिक अशांति है उसको दूर करने के लिए युवा शक्ति को किस तरह वहां ले जाया जाए। तो नारायण देसाई ने जयप्रकाश नारायण से कहा कि क्या हम तरुण शांति सेना की बात कर सकते हैं, जैसे हमारी शांति सेना है, तो तरुणों को इसमें लाया जाए। तो तरुणों को जो है वो लेकर के आने की बात उस समय शुरू हुई। और 67 या 68 में मैं इस समय एक नाम ले लेना चाहता हूं, जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक थे, खुद तरुण थे, अशोक भार्गव, जो आजकल बड़ौदा में रहते हैं। और अशोक भार्गव जो हैं उनकी इसमें समझ और स्पष्टता जो है वो कि क्या था वगैरह बहुत सही, मतलब ख्याल आता है कि क्या था। तो ये जो तरुण शांति सेना की शुरुआत, ऐसी शुरुआत थी। 1972 में इस देश में एक अकाल पड़ा, और बहुत बड़ा अकाल था। तो उसमें जो है तरुण शांति सेना के अध्यक्ष के तौर पे नारायण देसाई ने जो है प्लानिंग कमीशन में, एक बागीच मिन्हास थे, बड़ा अच्छा नाम है, स्टैटिस्टिशियन थे, बहुत बड़े बड़े स्टैटिस्टिशियन, ही वाज मेंबर प्लानिंग कमीशन। बागीच मिन्हास जो है वो शायद हरियाणा के थे। तो उनसे मिलकर के ये तय हुआ कि युवाओं के लिए कुछ काम जरूर किया जाए। तो प्लानिंग कमीशन ने क्या कहते हैं, यूथ अगेंस्ट फेमिन, नारायण देसाई और प्लानिंग कमीशन ने मिलकर के यूथ अगेंस्ट फेमिन, अकाल बनाम तरुण, ये जो है एक कार्यक्रम चलाया। और इस कार्यक्रमों में अलग अलग जगह शिविर हुए, और इन शिविरों में से एक शिविर में मैं पहुंचा, और मैं तो अपने कच्छ के पास ही गया था। तो वहां पर जो है वो शिविर में दिन भर तो हम लोग अपना सीखे, बौद्धिक वगैरह के लिए नारायण देसाई आए, महेंद्र भट्ट हमारे गुजरात के उस समय के तरुण शांति सेना वाले शांति सैनिक बन गए थे, उनकी पत्नी आई, और गांधी परंपरा के सारे लोग जो हैं उनमें बौद्धिक के लिए आए। और उस समय जो है हमारे विचार जो है उस तरफ बने। उस समय बात समझ में आई, मेरी समझ में तो उस समय खादी की बहुत सादी बात, खादी अहिंसा का प्रतीक कैसे है, इसके बारे में थोड़ी बात बाद में करेंगे, पर अभी तो तरुण शांति सेना की बात कर लें। तरुण, क्योंकि तरुण शांति सैनिक जो है उसको खादी पहनना आवश्यक नहीं था, इच्छनीय था। ये भी हमको समझना चाहिए कि सारी जड़, वो आवश्यक नहीं था, समझ पूर्वक आप खादी पहन सकते हैं, इच्छनीय है। तो तरुण शांति सेना में रह करके जो है हम देश की सेवा कर सकते हैं, जहां हैं वहां से कर सकते हैं। तो वो तरुण शांति सेना का ख्याल था। और तरुण शांति सेना सिर्फ प्राकृतिक आपदाओं में नहीं, मानव सर्जित आपदा, जैसे कि कहीं कौमी दंगे हो गए हों या कोई जात की अनबन हो गई हो, वहां पर जाकर के खड़ा रहना है, वहां पर जाकर के शांति का संदेश देना है। सारी जो समाधान की प्रक्रियाएं हैं, समझ खड़ी करनी है, संघर्ष का निवारण करना है, संघर्ष को एक समाधान के स्वरूप में ले आना है, ये सारी बातें जो हैं इनसे जो है ये हुआ। बाद में तरुण शांति सेना के कार्यक्रम होते थे, और उसमें जो है वो शिविर लगते थे, और उन शिविरों में जा करके जितने ये विचारवान लोग थे, कर्मशील भी थे और विचारवान भी थे, ये खूबी है शांति सेना, तरुण शांति सेना की, जयप्रकाश नारायण की। और मैं जयप्रकाश नारायण को गांधी युग के
तीसरे चरण में आए हुए नेता के रूप में जानता हूँ। उनके दूसरे चरण में जो है विनोबा भावे आए गांधी के बाद, क्योंकि विनोबा भावे ने ये कहा कि मैं गांधी से ज्यादा दूर देख सकता हूं, क्योंकि मैं गांधी के कंधे पर बैठा हूं। देखिए उनकी श्रद्धांजलि, कहा कि मैं बच्चा हूं गांधी का, तो गांधी के कंधे पर बैठा हूं, और चूंकि मैं कंधे पर बैठा हूं इसलिए गांधी ज्यादा दूर देख सकता हूं। प्रखर विद्वान पंडित। पर उन्होंने जो है वो एक ये दूसरे चरण का जो नेतृत्व आया जिससे सर्वोदय पैदा हुआ, उस सर्वोदय की मर्यादा ये रही कि उसने कहा कि आप जो हैं वो क्रियाशील राजनीति से अलग हट करके समाज नवनिर्माण के काम में लग जाइए। और चूंकि उसमें व्यक्ति स्वराज की बात थी, वो व्यक्ति स्वराज कब आध्यात्मिक मोक्ष में चला गया और सारा एक सर्वोदय का हिस्सा जो है वो ब्रह्म विद्या मंदिर और उस ब्रह्म ज्ञान की तरफ चला गया, अब वो ठीक था या नहीं ये तो समय बताएगा, पर वो हमको नहीं रुचता था, क्योंकि हम तो इस दुनिया के आदमी थे। हम तो अपनी युवा अवस्था में जो है वो चे गुवेरा को भी समझते थे, बीड़ी भी पीते थे, सिगरेट भी पीते थे, अपने आप को क्रांतिकारी भी मानते थे, साथ साथ में अहिंसक भी थे। तो हमारा तो इतना कॉन्ट्रडिक्शन था कि हमारी चर्चाएं गर्म जोशी से हुआ करती थी, पर वो चाय और चार मीनार पे होती थी। तो हम लोगों को ये कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं दिखता था कि भाई ये व्यक्ति स्वराज की, पर समझ में आता था कि संयम बहुत बड़ी चीज है, ये बात हमारी समझ में आती थी। तो मुझ में तो ये दोनों साथ साथ चले। और बाद में जब सेटल हुआ तो ये तरुण शांति सेना की इतनी सारी मतलब बौद्धिक विचारधारा में फिर पढ़ना हुआ, और पढ़ करके जो है ये बातें समझ में आई और धीरे धीरे समझ में आता गया। पर अभी तक भी, और मैंने कहा ना ये तीसरे चरण में जब क्योंकि क्या था कि जेपी भी एक प्रकार से उस क्रांतिकारी विचार के थे, क्योंकि उन्होंने जेल फांदी थी हजारीबाग, बड़ी लंबी जेल फांदी, तो हमारे लिए तो एक मतलब एक वैसा आदर्श कि ये क्रांतिकारी आदमी भी है। तो ये दोनों चीजें चलती रही। तो 1974 में जब इस देश में गुजरात में विद्यार्थियों का हंगामा हुआ और बाद में हम लोग मैं फिर बिहार आंदोलन में भी गया था, तो उससे पहले क्रांति अभी खत्म नहीं हुई थी। बिहार आंदोलन में जाकर के जो है फिर बाद में जिसको कहा जाए फॉर्मिंग अप, मतलब दृढ़ीकरण जो हुआ, वो बिहार आंदोलन में जाने के बाद अहिंसा का रास्ता ही सही हुआ। बाकी तो 74 में मैं अपने एक बंगाली दोस्त के साथ, क्रांतिकारी बंगाली तो वैसे ही होता है, तो हम दोनों तो एमएस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और बड़ौदा से जो है वो छायापुरी स्टेशन तक ब्रॉड गेज का निरीक्षण करने गए। मैं आपको बताऊं, अब अगर राज्य इस देश की सरकार मुझे अभी भी राष्ट्रद्रोह में कहीं फंसा देना चाहती है तो भले फंसा दे, पर उस समय तो हम निकले थे। क्यों निकले थे कि हमने कहा कि इस पटरी से जो है वो राजधानी गुजरती है, और राजधानी जो है वो तो एलिट क्लास की गाड़ी है। तो ये एलिट क्लास जो है इस देश में विषमता कब खत्म होगी, तो एलिट क्लास नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमारा क्रांतिकारी कदम ये था कि हम जो है वो राजधानी को डिटेल कर दें। वाह वाह वाह, क्या अंदाज था उस समय। ठीक, पर उसके बाद जो है बिहार जाना हुआ, और बिहार में जो है तरुण शांति सेना ने एक बहुत बड़ी भूमिका बिहार आंदोलन में निभाई। हमने में जो है वो अकाल और बाढ़, इन सब में जहां जहां भी मौका लगा, ये एक हमारी तैयारी थी। और ये तैयारी तो हमारी फिर गई नहीं, हमेशा रहे। 2001 में कच्छ का भूकंप आया, तब तक तो हम बड़े हो गए थे, उस समय भी हम लगे रहे। उसके बाद जो है हम जब विद्यापीठ पहुंचे तो विद्यापीठ से हमने उरी में जब भूकंप आया तो हम लोगों ने अपने विद्यार्थियों की टीम बना करके भेजा। तो ये जो आपदा के समय जो है एक तरुण शांति सेना हो या एक नागरिक, जवाबदार नागरिक की जो भूमिका है वो बरकरार रही, और तरुण शांति सेना जो है एक राष्ट्रव्यापी समूह की तरह उभरी। और उनमें से जो है बाद में जयप्रकाश नारायण का जब बिहार आंदोलन हुआ और जब वो बाद में राष्ट्रीय आंदोलन बना, तब जो है एक ऐसी भूमिका खड़ी हुई कि तरुण शांति सेना, एक तरुण मन करके एक मैगजीन भी निकलती थी जिसमें सभी लोग, अशोक भार्गव उसके संपादक थे,
और नारायण भाई के बेटे जो हैं वो बाद में जो पत्रकार बने, शायद आप उनसे परिचित भी हुई हैं, नचिकेता देसाई जो है वो। और नचिकेता देसाई जो है वो हमारे साथ आकर के एमएस यूनिवर्सिटी की हॉस्टल में इलीगली रहते थे, क्योंकि लीगली तो किसमें एडमिशन लेते। और तब हमने जो है वो शिक्षा में क्रांति, तरुण शांति सेना जो है उस समय क्रांतिकारी थी, तो शिक्षा में क्रांति के लिए जो है हम लोगों ने बैठ करके पूरे यूनिवर्सिटी में पोस्टर्स लगाए, ये शिक्षा नहीं चलेगी। तो ऐसे सब जो है हम जो है हुए, और जेपी आंदोलन में तरुण शांति सेना का विसर्जन हुआ। वो इसलिए कि अब जो है उसका नाम बदल करके रखा गया छात्र युवा संघर्ष वाहिनी। अब मैं वो जो बता रहा था कि विनोबा और जेपी की समझ से जो भिन्नता थी कि हमको क्रियाशील राजनीति, हम लोग पक्षीय राजनीति की बात नहीं कर रहे थे। क्रियाशील राजनीति का मतलब ये था कि सत्याग्रही का एक पक्ष संघर्ष का है, और ये संघर्ष जो है वो खत्म नहीं होना चाहिए। सिर्फ रचनात्मक कार्य जो है उससे जो है समाज परिवर्तन नहीं हो पाता है, इसीलिए संघर्ष की भूमिका है। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। ये बहुत सारे गीत उस समय लिखे गए, बहुत सारे। पर सुदर्शन जी, इस पे भी थोड़ा डिटेल में बताइए कि वो नारा जो आज तक गूंज रहा है, इस कार्यक्रम के कई स्पीकर्स ने उसका जिक्र किया है, हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा। मैं उसी पर आ रहा था। जी जी। हाँ, मैं उसी पर आ रहा था। और मैंने अभी कहीं कहा किसान आंदोलन के संदर्भ में, जिस दिन जो है वो पथराव करने के लिए बाहर से जब टुकड़ी गई और जब किसानों से पथराव हुआ, ये अभी की आप बात कर रहे हैं, ये अभी जो चल रहा है अभी जी जी। उस समय मेरे मन में ये भाव उठे कि इनको कौन समझाएगा कि जो है हम लोगों ने क्या नारे लगाए थे, हम लोगों ने ये नारे लगाए थे। क्योंकि ये जो शूरवीरता की जो बात हो रही थी उसमें ये है, शूरवीरता जो है वो हिम्मत जो है, वो हिम्मत जो है नैतिक हिम्मत है और शारीरिक हिम्मत है। शारीरिक हिम्मत जो है वो किसी को सीधी हिंसा में वार कर सकती है, पर नैतिक हिम्मत जो है वो वार सहन करने की ताकत रख सकती है। और जो धरासना का अनुभव था हमारे लिए, क्या था धरासना का अनुभव था, धरासना में जो है वो एक पुलिस ने जो है अपनी लाठियों में लोहे के कड़े आगर लगाए हुए थे। और जिस समय वेब मिलर ने जो है कहा कि अमेरिका का पत्रकार था, वो कवर कर रहा था उस घटना को, उसने कहा कि ऐसे मौके आए जब मैं देख नहीं पा रहा था कि जिस तरह से लाठियां बरस रही थी, सर खुल रहे थे, खून बह रहा था, मैं अपने चेहरे को उस तरफ कर लेता था क्योंकि मेरे से वो सहन नहीं होता था। पर मुझे आश्चर्य इस बात का है कि किसी आदमी ने, पलटवार तो ठीक बात है, किसी आदमी ने लाठी को रोकने के लिए अपना हाथ भी ऐसे नहीं उठाया। तो ये आदर्श स्थापित हो चुका था, ये नया नहीं है। और ये तो वही कर सकता है जिसकी नैतिक हिम्मत और शूरवीरता पूरी की पूरी उसमें भरी हुई हो। तो बिहार आंदोलन के अंदर क्रांतिकारी और शांत क्रांतिकारी या अहिंसक क्रांतिकारी की भूमिका से ही जयप्रकाश जब अपने हाथ में लाठी का वार सहन करता है, वहां से नारा निकलता है, हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा। और इस भूमिका को अगर हम भूल जाएंगे तो सत्ता जो है वो हमेशा अपनी बात को सच साबित करने के अपनी कोशिश में हमेशा दबाने की कोशिश करेगी, और उसमें वो उस हथियार का भी प्रयोग करेगी। पर उस हथियार के सामने खड़े रह करके अहिंसात्मक संघर्ष और सत्याग्रही का एक प्रण ये है कि वो सहन करेगा। और कहां तक सहन करेगा? अपने आप को मिटा देने तक सहन करेगा। तो ये तो उस समय तो अंदर ये जज्बा था। सेवा कैसे होगी, देश की सेवा कैसे होगी? सामने बंदूक नहीं मारेंगे, हम खड़े रहेंगे और पड़ जाएगी तो गिर जाएंगे, मरेंगे, पर वो हिम्मत तो चाहिए।
तो हमला चाहे जैसा होगा, वो जो है वो उसको मैं मानता हूं कि उसमें एक शूरवीरता भी है और वो एक विधेयात्मक अहिंसा है, पॉजिटिव नॉन वायलेंस। वो पैसिव रेजिस्टेंस नहीं है इस संदर्भ में। ये पिछले 40 सालों में, अब एक्चुअली देखा जाए तो हाँ, करीब 40 साल हो गए उन आंदोलनों को। आम आदमी ये मानता है कि ये सब खत्म हो गया भारत में। ये नारे केवल नारा रह गया, उसकी याद रह गई। अ, आपकी इसमें क्या राय है? क्योंकि जब तक हमारे परिवार में कस्तूरबा है या कस्तूर है, तब तक ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। ये मैं बताइए बिल्कुल, इस। आपको ऐसा लगेगा कि मैं कहीं से लाया ये मुद्दा, पर मैं जी, जी, आपको बोलिए ना। समझा। नहीं, एक्सप्लेन हाँ, करिए। हाँ, मैं बिल्कुल समझाता हूँ। गांधी जो है, जिस कस्तूर की बात को जिद समझता था, हठीली समझता था, अहंकारी समझता था, उसको बाद में मोहन को ये समझ में आया कि कस्तूर जो है वो तो एक अहिंसात्मक अपनी प्रतिरोध जो है उसने मेरे सामने रखा था, क्योंकि उसकी दो बातें बहुत महत्वपूर्ण थी। एक बात तो ये थी कि जो बात सही नहीं है उस पर मैं अमल नहीं करूंगी, असहकार होगा मेरा। उसकी दृढ़ता से उसका पालन करना, ये और उस पर पलटवार नहीं है, ये उसकी पहली निशानी है। और दूसरी निशानी ये है कि मैं अपने कर्तव्य से भी बंधी हुई हूं, इसीलिए मेरे कर्तव्य में मेरे विवेक से अगर मुझे लगता है कि मेरा मेरा साथी जो है वो किसी ऐसी राह पर जा रहा है जो श्रेय है, प्रेय नहीं हो सकता है पर श्रेय है, तो उसमें उस राह पर जाना भी मेरा कर्तव्य है। ये दो बातें कस्तूर ने जो है वो एक मोहन को सिखाई और एक हमारे सीखने के लिए रखी। तो ये बात जो है अहिंसा, गांधी कहता है कि मैंने अहिंसा का पाठ जो है वो वहां से पढ़ा। तो अगर ऐसा है, तो ऐसा तो मैं देख रहा हूं कि हमारे परिवारों में आज भी ऐसा ही है। हमारी भूमिका जो है वो आज भी ऐसी ही है। क्या ऐसा नहीं हम परिवार में देखते कि अहिंसात्मक तौर पर जो है वो आप अपनी बात पर अड़े हुए हैं, टिके हुए हैं, सामने वाले को समझाने की कोशिश कर रहे हैं? ये तो परिवारों में है, ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि आदमी की जो फितरत है, ये बात हमको समझनी चाहिए। आदमी की फितरत जो है वो, आदमी जो प्रजाति है, एक सृष्टि का जो प्रजाति है, स्पीशीज ऑफ द यूनिवर्स और दिस अर्थ, उसकी फितरत, मैं अभी एक लफ्ज का इस्तेमाल कर रहा हूं, उसकी फितरत जो है वो हिंसक नहीं है, उसकी फितरत में अहिंसा है। तो जब तक इस प्रजाति की, इस मनुष्य नामक प्रजाति की फितरत में अहिंसा है, तब तक हिंसा जरूर प्रकट होगी, बंद नहीं होगी, पर उसकी फितरत अहिंसा होने की वजह से कभी भी ये अहिंसात्मक तौर पर जो है हम अपना वातावरण नहीं बनाएंगे और अहिंसात्मक तौर पर हम अपना संघर्ष नहीं करेंगे, ये भूमिका कभी खत्म होती नहीं है। ये हमको समझना है। और इसमें जो है वो दूसरी बात ये है कि यहाँ जो हमारे धर्म की बहुलता है, उस धर्म की बहुलता, और दूसरा हम लोग एक गलती ना करें। इस देश की तासीर है, अब मैं ये फितरत के साथ दूसरी बात कर रहा हूँ, इस देश की तासीर है, यहाँ की मिट्टी में ऐसा कुछ है कि यहाँ का लगभग हर एक आदमी जो है वो इररिलीजियस, नॉन रिलीजियस नहीं हो सकता। श्रद्धा जो है वो बिना श्रद्धा के आदमी यहाँ नहीं रह सकता है, और श्रद्धा का मतलब ही है कि ये धर्म है, और उस धर्म में, उस श्रद्धा में जितने भी संस्थिकृत धर्म पैदा हुए हों या संप्रदाय पैदा हुए हों, सभी में प्रेम का संदेशा है। चाहे वो कबीर हो जो कह रहा हो कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, ऐसे लेकर के सारी बातें, गीता में भी
गीता में भी हिंसा और अहिंसा का विवाद नहीं है। अर्जुन जो है वो हिंसा और अहिंसा की बात कर रहा हो ऐसा नहीं है। अर्जुन क्या सभी शांति प्रिय हैं। वो ये नहीं कह रहा कि मैं हिंसा अहिंसा के बीच में फंस गया हूं। वो कह रहा है कि मैं अहिंसा के धर्म और कुल धर्म में फंस गया हूं। मेरा कुल धर्म ये कहता है कि मैं स्वजन को नहीं मार सकता, और मेरा जो है वो कर्तव्य ये कह रहा है कि मुझे अन्याय के सामने लड़ना है। अब ये बताओ कृष्ण कि मुझे क्या करना है। तो आप ये कह रहे हैं कि जब वो ये कहता है कि मुझे अधर्म से लड़ना है, दैट इज द अहिंसा पक्ष। हाँ, वो उसका मूल पक्ष ये है कि मैं न्याय के सामने जो संघर्ष कर रहा हूं। अब उस समय की जो उस समय के तरीका और आज का भी तरीका में गांधी ने क्यों कहा कि अगर पाकिस्तान हमला कर रहा है तो सेना भेजो, क्योंकि मेरा एक धर्म जो है वो ये धर्म नहीं कह रहा है कि तुम लड़ाई नहीं करोगे। तुम ये कह रहे हो कि मेरा धर्म ये है कि मैं अहिंसा को अपना, उसको मैं परम, महाभारत ही कह रहा है अहिंसा। सारी महाभारत जो हिंसा बता रही है वो उसी महाभारत में कहा जा रहा है अहिंसा परमो धर्म। परम धर्म तो अहिंसा है, पर एक आपात धर्म है। उस आपात धर्म के लिए मैं कर्तव्य से जो कर रहा हूं उसमें ये संभावना अगर आती है तो मैं लड़ाई से पीछे भागूंगा नहीं। मैं भागूंगा नहीं, मैं उसको टालना चाहता हूं। मुझे ये तरीका पसंद नहीं है। तो इसीलिए एक दो बातें मैं कह रहा हूं, इस देश की माटी में और मनुष्य की फितरत में। तो इस देश की तासीर और मानव की फितरत दोनों में जो है अहिंसा है। इसीलिए खत्म नहीं होगा। अगर जो कोई कह रहा है तो वो किसी और प्रभाव में है। ये प्रभाव क्या है? ये प्रभाव जो आ रहा है वो हमारी जो जिसको हम कहा जाए कि भौतिकवादी समझ जो मनुष्य की बनी, और भौतिकवादी मेटीरियलिस्टिक पूरा जो विकास हुआ है, जहां पर साधन जो है वो महत्व के हो गए और साधन जो है वो हिंसक हैं। वो चाहे आर्थिक उपार्जन के हों या चाहे सत्ता के हों। जहां सत्ता और आर्थिक व्यवहार दोनों जो हैं वो अपना हिंसक स्वरूप धारण करते हैं, जो प्रत्यक्ष हिंसा और परोक्ष हिंसा दोनों को समावेश करते हैं, मैनिफेस्ट वायलेंस एंड स्ट्रक्चरल वायलेंस। तो इनका कॉम्बिनेशन, इनका जो साथ है वो घातक है, इट इज लीथल। तो अभी हम ये देख रहे हैं। इसीलिए कोई ऐसा वातावरण बन जाता है कि हम समाज की समस्याओं को सुलझाने के लिए भी उन्हीं साधनों का प्रयोग करना शुरू करते हैं, और लगता है हमको कि भाई ऐसे वातावरण में तो बिना हिंसा की बात नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? इसी देश की माटी पर जो है एक ट्रेन चल रही है, मुगल सराय स्टेशन पर आकर रुकी है। एक हिंदू और मुसलमान दोस्त ट्रेन में बैठे हुए हैं, दोनों अपने अपने धर्म के पक्के हैं, और दोनों जो है वो, एक कह रहा है कि अरे तेरा हिंदू चाय वाला तो आ गया तो तू चाय पी ले। तो हिंदू कह रहा है कि नहीं रे, अब जब तक तेरा चाय वाला नहीं आएगा तब तक मैं चाय कैसे पी सकता हूँ। इसी में बात चल रही है, तू पी ले चल रही है। गाड़ी निकल जाती है, दोनों दोस्त एक दूसरे के बिना चाय नहीं पीते हैं, क्योंकि हिंदू और मुसलमान चाय वाले दो जो अलग होने चाहिए वो नहीं आए थे। आप समझ रहे हो कि इस देश की तासीर क्या है? भाई मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूं, चुस्ती से कर रहा हूं, पर मेरा दोस्त है भाई, मेरी दोस्ती का धर्म जो है वो इससे बड़ा है। अरे चाय, गोली मार चाय को, अपन साथ में चाय पियेंगे ना। तो ये जो इसको एक नजाकत है, इस देश की संस्कृति की एक नजाकत है। तो इस देश की संस्कृति में मुझे कोई डर नहीं है। ये हो सकता है कि एक जिसको कहा जाए कि निकलता हुआ एक समय है जहां पर हावी हैं, और इसीलिए हमको अपने प्रयास बंद नहीं करते। ये हम अपने प्रयास नहीं बंद करेंगे। ये लगता है कभी कभी और कभी कभी तो ये लग सकता है ना। 1942 और 47 में क्या हुआ, 47 में क्या हुआ? छूट गया सब। इतनी सारी मेहनत जो है उसमें सिर्फ गांधी की मेहनत नहीं थी।
उसमें गणेश शंकर विद्यार्थी, हम गांधी को तो याद कर लेते हैं क्योंकि गांधी का कद बड़ा है। उसमें सबसे पहले मार खा करके मरने वाला तो गणेश शंकर विद्यार्थी था ना, जो जाकर के जो है वो मरा, कहा कि तुम कैसे मुसलमानों को मार सकते हो, ये कैसे हो सकता है हमारे इसमें। और कितनी छोटी कहानियां हैं। आधा गांव पढ़िए, हमारे क्या कहते हैं उनका, रजा साहब हैं, जो फिल्म में डायलॉग लिखते थे, महाभारत के जिन्होंने डायलॉग लिखे हैं। जी जी, राही मासूम रजा की आधा गांव पढ़िए, उसमें पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश के गांवों में बंटवारे में क्या हुआ, अंदर कितना जो है, कितने बेचारे लोग परेशान हुए हैं। हम लोगों को इसका कोई मतलब उसको उसको पकड़ना। देखिए हमारा साहित्य, अगर हम लोग आजकल साहित्य नहीं पढ़ रहे हैं, ये हमारी पता नहीं, हमारी त्रासदी अलग अलग प्रकार की। पर आप देखेंगे कि ये सारी बातें जो है उस समय की आम आदमी की जो बातें हैं, अपना इसका ये भी तो अपना क्या कहते हैं, मंटो, बाबा टेक सिंह। अब ये बताइए कि वो मतलब नहीं निकल रहा है पंजाब से सरदार, पागल हो गया है। और उस कहानी का क्या अंत है कि जो है वो रट लगाता लगाता जो है वो गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए, और वो जगह जो थी वो नो मैन्स लैंड थी। उसको जबरदस्ती पकड़ के ले आ रहे थे। और ये मतलब मैं आपको बताऊं कि मुझे ये परेशानी कभी अभी तक नहीं हुई है। हो सकता है कि मैं भाव जगत में जीता हूं, हो सकता है, पर मुझे उसका कोई मतलब दुख नहीं है। पर मैं ये मानता हूं कि मेरे युवा लोगों को, साथियों को, बच्चों को ये सारी कहानियां जो हैं वो सुनानी चाहिए। और हमारी तो प्रथा है सुनने सुनाने की, क्यों हम छोड़ रहे हैं। हम उनकी बातें करें, हम वो बातें करें कि भाई हम इससे तो जिए हैं। अशोक जो है वो यहीं तो पैदा हुआ है, सम्राट अशोक। तो इसकी कहानी हम क्यों नहीं कहते हैं। हम क्यों नहीं कहते हैं कि 5 पांडव जो है इतना सारी लड़ाई जीतने के बाद जो है उन्होंने क्या ये कहा कि अब 20 साल तक मैं राज करूंगा और 50 साल तक मैं राज करूंगा, छोड़ करके चल दिए। ये देखिए भले कहानी है, पर हम जिस मूल्य को, जिस मूल्य का संवर्धन करना चाहते हैं, उस मूल्य के संवर्धन की बात है। उस दिन फिर मेरा ध्यान गया इस बात पर कि जब आखिरी दिन था, शायद ये 30 जनवरी या 29 जनवरी की बात है, मार्गरेट ब्रुक वाइट गांधी जी से एक्चुअली फोटो लेने आई थी, पर वो इंटरव्यू भी था। और वो कहती हैं कि अगर एटम बॉम्ब गिर ही रहा हो तो आप क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि मैं तो एटम बॉम्ब से भी मेरी अहिंसा नहीं हिली। तो उन्होंने कहा मैं कोई शेल्टर वेल्टर में नहीं भागूंगा, मैं वहीं बाहर खड़ा होके, अगर बॉम्ब गिर ही रहा है तो मैं बाहर खड़े होके उस पायलट के लिए प्रार्थना करूंगा। हाँ। अब इस बात को आज के समय में जो हमारे इर्द गिर्द जो व्यापक माहौल है, या मतलब जो कहें जो मैस मूड है, वो कहता है कि देखिए ये दिस इज प्रूफ के नॉन वायलेंस का क्या मतलब है, ये तो बहुत ही रोमांटिक बात है। तो इसको आप कैसे जवाब देंगे? इसको आप अपनी तरफ से वहां गांधी जी का भाव क्या है उसको थोड़ा विस्तार से समझाइए। हाँ, नहीं नहीं, ये मैंने कहा ये वही बात है जो, ये धरासना से अलग बात नहीं है। मतलब अच्छा, हम वहां तक क्यों जाएं? गांधी से पहले जो है वो जीसस क्राइस्ट हो गया है। तो जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा कि भाई ये लोग नहीं जानते, प्रभु इनको माफ करना, ये लोग नहीं। अरे भाई, ये पायलट की प्रार्थना जो है एक जीसस की, नए जीसस की प्रार्थना है कि प्रभु इसको माफ करना, इसको पता नहीं है क्या कर रहा है। ठीक, तो इसमें कायरता नहीं है, इसमें अपने मूल्य के प्रति, मानवता में शांति के प्रति और अहिंसा के प्रति दृढ़ विश्वास है, जिसमें मैं, और आप 29 जनवरी की बात कर रहे हैं, तो यही विश्वास और यही बात तो जो है वो
गांधी तीनों गोलियां अपने छाती पर झेलते, पीठ तो नहीं दिखाई है गोली खाने के बाद, पकड़ो पकड़ो तो नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, खड़े हुए हैं। तो इसमें यह बताइए कि इसमें शौर्य है या इसमें कायरता है? तो ये कोई रोमांटिक बात भी नहीं है, क्योंकि मैं इस परिस्थिति को समझते हुए अपने आप को क्षय करने के लिए तैयार हूं, अगर मूल्य विजयी रहता है तो। मैं उस मूल्य की स्थापना के लिए, या उसको मैं ऐसा ना कहूं कि ओहो हो मेरा, नहीं, मेरी उसमें श्रद्धा है, मानव मूल में श्रद्धा है, इसीलिए मैं खड़ा होकर के जो मुझ पर गुजरेगी मैं गुजरने दूंगा। पर मेरी प्रार्थना तो यही रहेगी कि जो लोग ऐसा सोचते हैं, करते हैं, उनको भगवान माफ करें, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। बुद्ध भी यही करते हैं। बुद्ध कहते हैं गालियां सुनाने पर, कहते हैं कि मेरी माँ तो जैसी होगी, कोई कहता है कि तुम्हारी माँ वैश्या होगी, ऐसा एक प्रसंग है। तो बुद्ध कहते हैं कि भाई वो तो जो थी वो थी, उसकी क्या मजबूरी थी, उसने कुछ किया होगा अपने समय में, पर उसके लिए तुम अपनी जुबान क्यों खराब कर रहे? तो ये जो भाव है कि मेरे ऊपर जो प्रहार है, उस प्रहार के सामने मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि तुम क्यों दुखी हो रहे हो, या तुम क्यों बेकार में इस रास्ते से हट रहे हो। तो ये भाव है, इसमें कोई रोमांटिसिज्म या कायरता नहीं है, क्योंकि ये जो मैं कह रहा हूं कि मनुष्य की जो फितरत है, मानव की जो फितरत है, वो प्रेम बल से और सहकार से रहने की है। तो सहकार जो है उसमें प्रेम पक्ष है, प्रेम बल है। तो ये हिंद स्वराज में जो कहता है कि सोल फोर्स, और फिर वो ट्रेडिशन को ही टांक रहा है ना। हाँ, तो वो कहाँ वो कह रहा है, दया धर्म का मूल है देह मूल अभिमान, तुलसी दया न छांडिए जब लगी घट में प्राण, जो है वो कहाँ से उसको आ रहा है। मोहन जो है वो बचपन में अपने पिताजी करमचंद गांधी के कदमों में बैठा है, रामायण का पाठ हो रहा है, कोई ज्ञानी संत जो है कहीं से आया है, निकल रहा है और तुलसी रामायण पढ़ी जा रही है, और मोहन को याद रह गया है, और अपनी जिंदगी का सारा मूल्य निचोड़ है उसमें। कौन से ये बताइए कि अब भाई एक तो ये देखिए, फिर से मैं आपको तहजीब की बात कर दूं, गुरु रामानंद जो है उसके दो शिष्य हैं, एक तुलसी है और दूसरा कबीर है। हाँ? और तुलसी जो है वो जिस राम की स्थापना करता है, वो भले दशरथ पुत्र राम हो, पर गांधी जो है उसमें से राम निकाल करके कहता है, और उसमें क्या ले आता है, दया धर्म का मूल है देह मूल अभिमान, या पाप मूल अभिमान। गांधी उसको देह कहता है, पर वो पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छांडिए जब लगी घट में प्राण। एक जो है वो ये मूल्य लेकर के आता है कि मैं किसी भी तरह अपने प्रेम बल को छोड़ना नहीं चाहता हूं। और कबीर जो है वो सुनाता है सबको, कबीर जो है वो क्या एक और अलग चीज सुनाता है लोगों को कि भैया तुम क्या कर रहे हो, तुम समझ रहे हो कि तुम बहुत बड़े हो गए, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद दियो चिनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरो हुआ खुदाए। हाँ? ऐसा जब वो मुस्लिम को कह रहा है, और साथ में हिंदुओं को कह रहा है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, या ते ये चाकी भली पी सिखाए संसार। हाँ? अब ये देखो कि इसकी क्या ऊंचाई है, ये कहाँ पहुंचा हुआ है, इसका दो कितने सिद्ध हैं। और वहां से जो है वो उसी संस्कृत, गांधी बार बार कह रहा है कि मेरे पास नया देने के लिए क्या है। तो कौन कह रहा है कि गांधी जो है आकर के अहिंसा की बात कर रहा है? अरे तुम भटके हुए हो भाई, गांधी तो उसी राह पर चलने की बात कर रहा है जिस पर पूरी आपकी तहजीब, आपकी संस्कृति, आपका धर्म, आपका शास्त्र सब टिका हुआ है। वो चाहे इस्लाम ले लो, चाहे ये ले लो। हाँ? अब ये तो समझ की बात है, समझ पहुंचाने की बात है। ये मैंने कहा ना, हमारे अंदर तो जज्बे से जज्ब हुई चीज है, जज्बे के आधार पर जज्ब हुई चीज है।
उस पर हम जो है वो दानिशमंदी का जो भी चढ़ा लें चोला, पर मूल तो जो है वो अंदर दिल की धड़कन है। उससे मुझे लगता है कि हम सब जीते हैं। तो वहां अगर प्रेम आ गया तो वहां फिर हिंसा नहीं आ सकती। सो अंत जगह में, सिर्फ एज जस्ट टू क्लोज, नौजवानों के लिए आप क्या राय देंगे? आपकी क्या उनको एडवाइस है कि ऐसे कुछ मूल वैसे एडवाइस नहीं, इन एडवाइस एवरीडे लाइफ, वो अपनी रोज की जिंदगी में ये भाव पर कैसे अपने आप को हाँ देखिए, अच्छा सवाल। कॉन्फिडेंट कर सकते हैं और चल सकते हैं ये आप बताइए। इन हाँ एवरीडे लाइफ? मैं बता दूं आपको, व्यवहार जो है वो बहुत बड़ी चीज है, और जीवन शैली में एक अहिंसा जीवन शैली है, और वो अधिक कठिन नहीं है। मैं आपको बता दूं, जब आप जीन्स पैंट पहन करके, बूट पहन करके, टी शर्ट पहन के, मैं पुरुष की बात कर रहा हूँ, स्त्री के लिए भी ऐसा ही कुछ हो सकता है, मतलब आजकल तो दोनों मतलब एक समान है उस हिसाब से, या स्त्री भी मतलब जो है वो बेल्ट बांध रहे हैं, और आपकी पूरी जीवन शैली में क्या निकल के आ रहा है कि मैं अहंकार में हूं इस समय, और मैं सत्ता में हूं, और मैं अपनी सत्ता का जो है वो प्रभाव फैला रहा हूं। ये हो गई शैली अपनी। तो उस समय जो है मैं विध्वंसक हूं, विनाशक हूं, और मैं सीधी हिंसा में जाता हूं। उसमें मुझे शूरवीरता दिखती है, क्योंकि उसमें मुझे अपना शरीर का बल दिख रहा है, आत्मबल नहीं दिख रहा है। पर उसकी जगह जो है मैं अपने जीवन शैली को सौम्य बना दूं, सौम्यतर बना दूं। तो सारे जीवनों को मुझे कहना है कि कोशिश करके देखो, भाव बदलते हैं भाई। जरा आप एक बार जो है वो इस बूट सूट की जगह जो है वो एक बार जो है पजामा कुर्ता पहन लो, तो तुम्हारा स्वभाव भी सौम्य हो जाए। तुम जो है वो ये कह लो कि भाई मैं घर की उगी हुई दाल रोटी खाऊंगा, है तो सौम्य हो जाऊंगा। ये जीने का जो तरीका है, जीने के, मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि आप जीना शुरू करिए, और जितना आप इस अपनी जीवन शैली में इस प्रकार की खान पान और रहने में एक सौम्यता ले आएंगे, जिसमें से जो आजकल कई शब्द ऐसे हैं जिनका कभी कभी गलत अर्थ निकलता है, ये जो एम्पावरमेंट वाला जो मुद्दा है, उसका एम्पावरमेंट जो है वो मेटीरियल एम्पावरमेंट जो है वो हिंसा को ही प्रमोट करता है, क्योंकि उसमें मुझे ले लेने की भावना होती है, छीन लेने की भावना होती है, इसीलिए मैं हिंसक हो जाता हूं। पर अगर मैं बांटने के मूड में आ जाऊं, मैं कम में चलाने के मूड में आ जाऊं, जो हमारी संस्कृति है, मोटा पहनना, मोटा रहना और ऊंचा सोचना, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, कोई हमको उधर से अंग्रेजी से थोड़ी उधार लेना था। हम तो ऐसे ही रहते थे भाई, सब ऐसे ही लोग रहते थे, हमें क्या फर्क था, हम जानते हैं हमारे समाज में था। हमारे बड़े बुजुर्गों को देखो तो पता चलता है, अरे जमींदार ऐसे रहता था, तो हाँ भाई वो सादा रहता था, तो उसमें क्या बुरा है। तो ये अपनी जो जीवन शैली है, उस जीवन शैली को एक अहम के स्तर पर विनम्रता और भौतिक चीजों के बारे में जो जो शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, उस शक्ति में भौतिक शक्ति की जगह आत्मशक्ति का प्रदर्शन करने वाले जो जितना शैली को मैं अपनाता जाऊंगा, उस इसमें मैं खादी को ले आया था। एक्चुअली मैं एक छोटी सी बात अंत में कह दूं आपको, बहुत जरूरी थी। जब मैंने खादी का निर्णय लिया तब मैंने समझ से निर्णय लिया, क्योंकि उस समय मेरी बात ये बहुत साधारण बात समझ में आ गई। मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी तो था ही, कि 1 रुपए की खादी खरीदूं तो 75 पैसे मजदूर को मिलते थे, बुनकर को या कतीन को, और 25 पैसे का मैनेजमेंट खर्च था उस समय, क्योंकि खादी जो है वो कोऑपरेटिव से बिका करती थी या खादी भंडारों से बिकती थी। मिल के कपड़े में उस समय मजदूर का शेयर 30 पैसे का था। तो मुझे तो तुरंत तर्क समझ में आ गया, मुझे कोई भावना स्तर पे भी काम नहीं करना पड़ा। अरे मैं अकेला देश की सेवा कैसे कर सकता हूँ? मैं अकेला तो क्या कर लूंगा, मैं कोई नेता तो बनना नहीं चाहता, तो भाई मैं खादी पहन लूंगा, तो मजदूरों की सेवा हो जाएगी, मेरी देश सेवा तो हो गई। मैं कुछ भी ना करूं पर खादी पहनता रहूं, तो मेरे मजदूरों को मैं ऐसे ही ज्यादा दे दूंगा जितना मैं दे सकता हूं। आज मैं युवाओं को क्या कहता हूं,
विद्यापीठ में जब मैं गया तो विद्यापीठ में बच्चे कह रहे हैं खादी बहुत महंगी है, खादी बहुत महंगी है। अच्छा, मैंने कहा बहुत महंगी है तो ऐसा करो तुम खुद बना लो अपनी खादी। एक और दूसरी बात उनको कहानी सुनाता था। मैंने कहा अच्छा तुमको पता है कि जो फैक्ट्रियों में माल बनता है उस फैक्ट्रियों के अंदर जो है मजदूर कहाँ से आते हैं? गाँव से आते हैं। कहाँ रहते हैं? मैंने धारावी कहाँ से आया? मैंने कहा कि धारावी कब कहाँ से पैदा होगी धारावी? तो ये सामाजिक खर्च जो है वो कौन भुगतता है? मिल वाला कहता है क्या कि मेरे मजदूर आएंगे उनके लिए घर बनाऊंगा, कॉलोनी बनाऊंगा, स्कूल बनाऊंगा? नहीं नहीं नहीं, एग्जीक्यूटिव उसके लिए बनाता है। तो ये सामाजिक खर्च किस पे पड़ रहा है? उसको जोड़ दो कपड़े की कीमत में। और जब तुम केमिकल यूज करते हो इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, पानी तो तुम गंगा, राम तेरी गंगा मैली हो जाती है? अब ये गंगा मैली हो रही है तो गंगा को साफ करने का पैसा ये लोग दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहे हैं। अगर नहीं दे रहे हैं तो वो खर्च नहीं हुआ क्या? उस खर्च को तुम उसमें डाल दो। हाँ? और अगर तुमने अब खादी पहन ली तो भैया तुमने तो अभी क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग में तुमने इको फ्रेंडली कपड़ा पहन लिया। इससे बड़ी सेवा तुम्हारी क्या हो सकती है? और जैसे ही तुम ये धारण करोगे तब तुमको अपने आप जो है लगेगा अरे मैं प्रकृति को बचा रहा हूं, सौम्य हो जाओगे। तो ये जो हमारा जो अंदर का जो मैंने कहा कि भौतिक शक्ति का जो हिंसक प्रदर्शन है वो अपने आप में जो है अहिंसा की तरफ, प्रेम बल की तरफ, आत्मबल की तरफ मुड़ेगा। और मैं आप युवाओं को कहना चाहता हूं कि युवाओं को कि करके देखो और अच्छा अनुभव होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।